नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक मार्केट के ऊपर आज की ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है और आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार आखिर होता क्या है। ठीक है यार, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, अगर पता है फिर भी देख लो यार क्या जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बन रहना। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आपको ये छोटे-छोटे चीज़ों को जानना ज़रूरी है। बिना कुछ जाने ऐसे ही इन्वेस्ट करने आपको नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, ठीक है? तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करनी चाहिए। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि आप लोगों को एजुकेशन दूँ, शेयर बाज़ार के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, न्यूज़ दूँ, अपडेट्स दूँ और पूरी अच्छी तरह से जानकारी मैं दूँ इस चीज़ के बारे में। ना कि मेरा कोई यहाँ पर पर्पस है आप सभी को एडवाइज़री देना या फिर रिकमेंडेशन देना। यहाँ पर कोई भी आपको रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दी जाएगी किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है? इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से करनी है। तो बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार होता क्या है? तो सिंपल सी वर्ड में हम लोग समझेंगे, शेयर बाज़ार एक जैसे सब्जी की मंडी होती है उसी प्रकार की होती है, ठीक है? लेकिन शेयर बाज़ार और सब्जी बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको मैं चलो समझाने की कोशिश करता हूँ, छोटी सी एग्जांपल सब्जी मंडी को लेकर, ठीक है? ये है मंडी, ठीक है? सब्जी मंडी है यहाँ पर हमारी और यहाँ पर ये जो मंडी हमारी होती है सब्जी की, ठीक है? मान लो ये छोटा सा हमारा मंडी है, यहाँ पर हमारे लोग मतलब सब्जियाँ बेचा करते हैं, यहाँ पर सब्जी लोग बेचा करते हैं और हम लोग यहाँ पर आकर बाई करते हैं सब्जी, ठीक है? सब्जी बाई करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई बेचने वाला होता है सब्जी और कोई खरीदने वाला, मतलब हम लोग कस्टमर हैं खरीदने वाले और कोई जो है वो बेचने वाले होते हैं, ठीक है? अब ये जो मंडी है इसे कंट्रोल करने वाला भी एक होता है, रेगुलेटर होता है जो कि मंडी को कंट्रोल करता है, मंडी का मेंटेनेंस का ध्यान रखा करता है, जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर ये होता है मंडी के ऊपर, ठीक है? मैं साइड में लिख दिया हूँ। ये मंडी से भी ऊपर होता है रेगुलेटर, जिसका काम होता है मंडी की देख रेख करना, मंडी का देखभाल करना, ठीक है? यहाँ पर ये मंडी हो गया और ये हो गया रेगुलेटर, ठीक है? इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है? चलो छोड़ो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रेगुलेटर हो गया और ये हो गया यहाँ पर हमारा मंडी, ठीक है? अब मंडी में जो भी हमारी सब्जी लोग बेचने आते हैं उनसे कुछ ना कुछ ये जो रेगुलेटर है वो चार्ज कभी-कभी करते रहता है मंडी की देख-रेख के लिए। साथ ही साथ इनके रूल्स एंड नियम होते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब सब्जी बेचने वालों को नियम का ख्याल रखना है या फिर खरीदने वालों को यहाँ पर आने-जाने वालों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब रेगुलेटर ध्यान देता है, ठीक है? मंडी का रख-रखाव करने का सारा काम होता है, सारा जिम्मा होता है रेगुलेटर के ऊपर और इसके लिए कुछ ना कुछ ये चार्ज भी लेते रहते हैं अक्सर यहाँ पर जो पब्लिक खरीदने आते हैं उनसे या फिर जो बेचने वाले यहाँ पर होते हैं उनसे, ठीक है? तो ये काम होता है रेगुलेटर का यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रेगुलेटर गाँव में हो सकता है कि कोई ठेकेदार उसे बोलते हैं या फिर ज़मींदार जो होता है वो यहाँ पर इन चीज़ों का देख-रेख करता है। जैसे हमारे बिहार, झारखंड में एक स्पेसिफिक डे में मेला लगा करता है, ठीक है? जिसमें जानवरों का मेला, सब्जियों का मेला, बहुत सारी चीज़ें मिलते रहते हैं। कभी किसी गाँव में शनिवार को, किसी गाँव में रविवार को, किसी गाँव में अलग-अलग दिन पर मेला लगता है, ठीक है? और मंडी की तरह ही होता है और उसमें एक रेगुलेटर होता है जो कि मेला को मैनेज करता है और उसमें चार्जेस वो लेते हैं सब बेचने वालों से, ठीक है? या फिर खरीदने वालों से, जो बड़े-बड़े चीज़ें जानवर वगैरह खरीदते हैं उनसे चार्जेस लेते हैं। तो वो रेगुलेटर मेला को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वहाँ के रूल नियम बनाते हैं, वहाँ पर रख-रखाव करता है, इसलिए कुछ चार्जेस लेता है वो ठेकेदार, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सब्जी बाज़ार नहीं है, ये है शेयर बाज़ार, ठीक है? तो अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर रेगुलेटर की जगह ये ले लेता है, ठीक है? सेबी, आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लिए, ठीक है? सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है सेबी जो कि है रेगुलेटर और इसके नीचे होते हैं एक्सचेंजेस, ठीक है? एक्सचेंजेस,
जो कि एक्सचेंज करते हैं, और ये एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज है NSE और दूसरा एक्सचेंज है BSE। इसका नाम भी हो सके तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जान लो। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब सेबी का काम है यहाँ पर ये जो एक्सचेंजेस है इन पे ध्यान रखना, ठीक है, और पूरे शेयर बाजार पर ये ध्यान रखता है, सेबी रेगुलेटर है, ठीक है। आगे मैं आपको और भी डीपली समझाऊंगा, सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब NSE BSE एक्सचेंज है जिसका काम होता है एक्सचेंज करना। किस चीज़ की एक्सचेंज करना? जैसे वहाँ पर हम लोग मंडी में शेयर की जगह पर वहाँ पर सब्जी खरीद रहे थे, सब्जी जो बेचने वाला होता है उसे हम लोग पैसा देते हैं, पैसे के बदले में वो हमें सब्जी देता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या होता है, शेयर बाजार में हम पैसा देते हैं और पैसे के बदले में हमें किसी भी कंपनी की शेयर मिलती है। अब कंपनी के अंदर जो NSE है और जो BSE, इसमें बहुत सारे कंपनी जुड़े होते हैं। जैसे NSE की बात करें तो लगभग 2200 से 2250 तक शेयर्स हैं, ठीक है। मे बी 2266 शेयर्स हैं, ठीक है। आप लोग गूगल करके एक बार डाटा मिला लेना, या डाटा याद करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं, लेकिन हाँ 2200 से 2250 के बीच है। तकरीबन 2266 कंपनीज हैं लिस्टेड, ठीक है। कंपनीज लिस्टेड हैं यहाँ पर NSE के अंदर है कंपनीज, ठीक है। मतलब ये कोई बेचने वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, सब्जी जिस प्रकार से हम लोगों ने जाना था उसी प्रकार से NSE यहाँ पर बैठा हुआ है कंपनीज बेचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इनके पास कंपनी है, जिस प्रकार से सब्जी बेचने वाले के पास बहुत सारे प्रकार की सब्जी थी, आलू थी, बैगन थी, मटर थी, टमाटर थी, जो भी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर NSE के पास भी बहुत सारे सब्जी हैं यहाँ पर, कंपनीज हैं यहाँ पर, जिसमें टाटा मोटर्स, अंबुजा सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और क्या बोले यार, बहुत ज़्यादा कंपनीज है भाई, कह नहीं सकते। टाटा TCS है, टाटा टेक्नोलॉजी, टाइटन है, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पर इनके पास हैं बेचने के लिए। अब यहाँ पर कंपनीज बेचने के लिए नहीं, आपको मैं वो अच्छी तरह से बताऊंगा, कंपनीज की हिस्सेदारी बेचने के लिए और हिस्सेदारी खरीदवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर BSE क्या कहें, BSE जिस प्रकार से सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाला होता है वो कोई एक ही बंदा तो नहीं होता है, सब्जी बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो कोई बंदा यहाँ पर सब्जी बेचने वाला होता है A और एक B होता है, और जो पब्लिक आते हैं कोई A के पास खरीदता है, कोई B के पास खरीदता है, लेकिन खरीदता है सेम चीज़। A भी आलू बेच रहा है, B भी आलू बेच रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं, दोनों एक ही जगह पे बैठ के बेच रहे हैं आलू, ठीक है। अब खरीदने वाला भी होता है, कभी A वाले से खरीद लिया कोई, कभी B वाले से खरीद लिया, लेकिन सामान दोनों सेम चीज़ ही खरीद रहे हैं, ठीक है, दोनों के पास सेम चीज़ ही है, तो दोनों के पास आलू बिक रहा है, दोनों में से किसी के पास से भी खरीद सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर BSE भी कंपनीज बहुत सारे रखे हुए हैं, और BSE के पास जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, अप्रोक्स 5300 यहाँ पर कंपनीज है इनके अंदर, 5300 10-11 होंगे मे बी, ठीक है। तो चलो अप्रोक्स यहाँ पर इतने मानकर चलते हैं, 5300 कंपनीज इनके पास है। अब इनके पास इतने ज़्यादा कैसे हैं, तो भाई देखो इनके पास बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, इनके पास कम लिस्टेड है, कम सब्जियां इनके पास ज़्यादा सब्जियां हैं। इन्होंने बहुत बड़ा ये व्यापारी है भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनके पास बहुत ज़्यादा है। शुरू में NSE नहीं थी, सबसे पहले BSE ही आई थी, ठीक है, NSE बाद में चालू हुई है। लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, दोनों में से किसी से भी आप लोग खरीद बिक्री कर सकते हो शेयर्स की, दोनों अच्छी हैं, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ तक कि आप कोई शेयर खरीदते हो तो कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने NSE से खरीदा या फिर BSE से, तो इससे रिलेटेड कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि NSE से खरीदूँ या BSE से। तो यहाँ पर 5300 कंपनीज लिस्टेड हैं और यहाँ पर 2200। अब दोनों में कंपनीज एक ही लिस्ट भी होती हैं, और किसी किसी में ऐसा होता है कि सिर्फ BSE में लिस्टेड है और NSE में लिस्टेड वो कंपनीज नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर 2200 कंपनीज ही लिस्टेड है और यहाँ पर 5300, मतलब लगभग डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर BSE के पास कंपनीज है। तो इनके पास जितने कंपनीज है उनमें से कुछ तो यहाँ पर है जो बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड कंपनी है, वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं, लेकिन BSE में बहुत छोटे छोटे कंपनीज भी लिस्टेड हैं जो कि NSE के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो आगे चलकर वो भी लिस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोनों में। जैसे यहाँ पर भी टाटा मोटर्स है तो यहाँ पर भी आपको टाटा मोटर्स मिल जाएगा, कहीं से भी खरीदो, ठीक है। तो ये है NSE BSE, और यहाँ पर आपको कंपनीज मिलते हैं, कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं, सॉरी कंपनीज नहीं खरीदना, कंपनीज के शेयर्स खरीदना है, हिस्सेदारी कंपनीज में खरीदनी है। अब बात करते हैं कि हिस्सेदारी आखिर क्यों खरीदना है, क्यों कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच देगी।
और एक चीज़ और सोच रहे हुए कि भाई जैसे यहाँ पर ये जो कंपनी है, यहाँ पर अगर एग्जांपल लेकर चले हम लोग टाटा मोटर्स की, तो बार बार एग्जांपल मैं टाटा मोटर्स की ही देता हूँ। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पे भी नहीं करनी है बिना खुद से रिसर्च किए। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कंपनीज है उनकी है, तो ये एनएससी बीएससी कौन होता है बीच में उनकी खरीद बिक्री करने वाला? तो ये एक्सचेंज है भाई, एक्सचेंज, जिनका काम होता है खरीदवाना और बेचवाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नहीं बेच रहा है। जिस प्रकार से मंडी में हमने जाना था कि वहाँ पर बेचने वाला जो सब्जी था वो बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये लोग तो बैठे हुए हैं लेकिन बेच ये नहीं रहे हैं। ये लोग बस एक माध्यम, एक मीडिएटर बने हुए हैं। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों हम ही लोग हैं, दोनों पब्लिक ही हैं, ठीक है। और भी डीपली मैं समझाता हूँ। अब देखो कंपनीज को ये शेयर्स बेचने खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो कोई भी जो कंपनी होती है, जो कंपनी होती है, उन्हें अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए, पैसा। अब पैसा यहाँ पर इनके पास कैसे आएगी कंपनी में? कर्ज लेकर, या फिर कर्ज लेते हैं तो वहाँ पर बैंक वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट के तौर पे, तो वो लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स भी अगर यहाँ पर उससे भी कुछ खास नहीं इन्हें फंड रेज हुआ तो ये लोग फिर शेयर इशू करते हैं, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचते हैं। अगर जिन लोगों को मन करे कि नहीं भाई मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी क्यों बेचूं, तो वो लोग कर्ज उठाते हैं कंपनी वाले। और अगर वो लोग चाहें कि नहीं मैं कर्ज नहीं बेचूं, कर्ज नहीं लूँगा, मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी कुछ बेच देता हूं और उससे फंड रेज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर पब्लिक, जैसे मैं अपनी बताऊं, मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। कोई गाड़ी की कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई 4 व्हीलर मुझे बनानी है, ईवी बनानी है। अब यार मेरी औकात तो उतनी नहीं है कि मैं एक प्लांट सेटअप कर सकूं गाड़ी बनाने के लिए। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है कि जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, मैं उस बिजनेस, उस कंपनी में पैसे लगाऊं। और वो कंपनी में पैसे लगाने के बाद क्या होता है कि जैसे मेरी ही कंपनी है और चल रही है, उसमें मेरी हिस्सेदारी है, वो चलेगी तो मुझे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं जिस कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूँ उस कंपनी में पैसे लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, और वो कंपनी जैसा ग्रो करेगा वैसा मुझे फ़ायदा होगा। और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी का मैं एक छोटा सा शेयर होल्डर बन जाऊंगा। उस कंपनी में मेरी भी हिस्सेदारी हो जाएगी लीगली, ठीक है, जैसे एक पार्टनर का होता है। अब डिपेंड करता है कितना हिस्सा मिलेगा कंपनी की वैल्यू के ऊपर। कंपनी का वैल्यू अगर 1 करोड़ का है तो उसमें अगर आपने यहाँ पर 50 लाख अगर इन्वेस्ट कर दे, 50 लाख का अगर इन्होंने शेयर दिया है, बेचा, अगर 50 लाख का बेचना भी चाहिए, पहले कंपनी बेचेगा अपना शेयर, तब यहाँ पर आप लोग खरीदोगे, ठीक है। 50 लाख का अगर शेयर यहाँ पर इन्होंने बेच दिया कि हाँ 50% का मैं शेयर बेच रहा हूँ, और 50 लाख अगर आपने पूरे लगा दिए यहाँ पर, तो आपका 50% का हिस्सेदारी आ जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो यहाँ पर इस कंपनी में, और इन्होंने 50 लाख का टोटल शेयर इशू कर दिया कि हाँ भाई मैं इतने का शेयर छोड़ रहा हूँ, जिसको शेयर लेना है ले सकता है पैसे जमा करके। एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। तो यहाँ पर 10,000 लगा करके हम यहाँ पर भी हिस्सेदारी ले सकते हैं, और 10,000 में कैलकुलेट करके आप लोग खुद से चेक कर सकते हो कि कितनी मेरी हिस्सेदारी बनेगी, कितनी पॉइंट बनेगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप सभी को एकदम 50% ही हिस्सेदारी बाय करनी। 50% हिस्सेदारी एक रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता है, जो बड़े लोग हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर भी बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा हिस्सेदारी भी बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग किसी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लाखों लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करोगे तब जाकर यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने जो कंपनी पर इन्वेस्ट किया है वो कंपनी कितनी अच्छी प्रकार से ग्रो करती है, कितना अच्छा उनका प्रोडक्ट सेल होता है, कितना प्रॉफिट बनता है, ठीक है। जितना अच्छा प्रॉफिट बनेगा उतना अच्छा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप सभी को 50 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और आपको हिस्सेदारी यहाँ पर ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर कंपनी के पास पैसा जुटाने के लिए ये ऑप्शन होता है कि वो लोग शेयर इशू करें, और जो लोग हिस्सेदारी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हिस्सेदारी लोग खरीदते हैं और
यहाँ पर खरीदने के लिए क्या होता है, ये कंपनी आते हैं एनएससी के पास पहले बताने के लिए कि यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहा हूँ, मुझे फंड रेज करना है तो मैं शेयर इशू करूँगा ताकि लोग मेरे कंपनी में हिस्सेदारी लें और उसके बदले में मुझे पैसा दें। ठीक है, वो लोग हिस्सेदारी लेने के लिए पैसा लगाते हैं, बिना पैसा थोड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए पैसे हमें देने होते हैं। अब वो काम कहाँ पे होता है, एनएससी पर। एनएससी पर वो कंपनी वाला आकर बोलता है कि मेरा जो शेयर है उसे आप ऐड कर लो, मेरा जो कंपनी है उसे आप ऐड कर लो, एनएससी में लिस्ट कर लो। ठीक है, अब लिस्ट जब कंपनी होती है नई नई तो उसे कहते हैं आईपीओ। ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि यार टाटा टेक्नोलॉजीज हाल फिलहाल ही इसकी आईपीओ आई है, टाटा सन्स की आगे चलकर आने वाली आईपीओ। तो आईपीओ इसी को कहते हैं जब कोई नई नई जो कंपनी है वो लिस्ट होती है शेयर मार्केट में, यानी कि एनएससी बीएससी पर लिस्ट होती है अपने शेयर को खरीद बिक्री करवाने के लिए। ठीक है, पैसा जमा करने के लिए, फंड रेज करने के लिए। ठीक है, तो उसी को आईपीओ कहते हैं। अब यार नई कंपनी कहने का मतलब ये नहीं कि नई नई कंपनी ही अभी चालू हुई है, जी नहीं, कंपनी 20 साल 50 साल से चल रही है, लेकिन उन्होंने शेयर बेचने का काम नहीं किया, क्योंकि यार शेयर बेचना उनका नुकसान भी थोड़ा सा लगता है कि यार कंपनी का हिस्सेदारी मैं जहाँ 100% का हिस्सेदार हूँ वहाँ मेरे हिस्सेदार और बन जाएंगे तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया तो लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आते हैं और शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं फंड रेज करने के लिए, अगर पैसे की कमी है तो। ठीक है, तो कंपनी बनी हुई है बहुत पुरानी, लेकिन शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो कहलाती है कि नई नई कंपनी आई है। ठीक है, आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड आईपीओ आने के बाद यहाँ पर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएससी और बीएससी में आईपीओ लेकर आ जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद ये कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। ये लोग अपना जो कंपनी है ये शेयर्स इशू करते हैं कि हम 1 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं और पर शेयर का प्राइस है 100 रुपये, तो जिसको खरीदना है भाई खरीद सकते हो, 100 रुपये पर शेयर, 100 रुपये पर शेयर। ठीक है, और जिनको कंपनी पे ट्रस्ट होता है, जिनको लगता है कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, आगे चलकर कंपनी में अच्छे सेल्स आ सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उस तरह से शेयर खरीद बिक्री की जाती है एनएससी के माध्यम से। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब शायद आप लोगों को लग रहा हो कि भाई तो शेयर खरीदने के लिए हमें एनएससी के पास जाना होगा, तो देखो ऐसा नहीं है कि एनएससी के पास जाना होगा। अब इसके आगे एक और बंदा होता है। ठीक है, यहाँ पर तो शेयर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर शेयर्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, शेयर्स इसके अंदर आ गए और शेयर्स इसके अंदर भी आ गए। ठीक है, अब शेयर्स खरीदने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दलाल की। जिस प्रकार से दलाल यानी ब्रोकर्स होते हैं ज़मीन के, आप लोगों को पता होगा ही, जो देहाती भाषा में बोला जाता है दलाल, जो ज़मीन को एक बायर्स और एक सेलर्स को जमा कर लेता है, बायर और शेयर को पता लगा लेता है कि किसी ज़मीन को बेचना होता है किसी को और किसी को खरीदना होता है, तो दोनों एक दूसरे को बायर और सेलर है नहीं जानते रहते हैं, लेकिन बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन आता है, ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर आता है बायर और सेलर को जोड़ने के लिए, और जो ज़मीन है वो बायर के पास जाकर बोलता है कि मैं ज़मीन आपका बेचवा दूंगा, सेलर के पास बोलता है मैं तुझे ज़मीन खरीदवा दूंगा। ठीक है, और बायर के पास जाकर बोल देता है कि भाई मेरा कमीशन रहेगा इतना, मतलब 10 लाख का ज़मीन बेचवाया तो उसमें बोलेगा कि भाई मेरा इतना % या फिर मेरा 50,000 का कमीशन रहना चाहिए। तो बोला चलो ठीक है। अब इन दोनों का डील हो गया, बायर और सेलर का, 10 लाख में ज़मीन बिक गया, और जो यहाँ पर ब्रोकर है बीच में बिना मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी सी लगती है, हर किसी ब्रोकर को लगता है, तो ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगती उनकी। तो ब्रोकर चूंकि इन दोनों को मिलवाया है, बायर और सेलर को उनका बाइंग एंड सेलिंग करवाया है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा कमीशन रखा है। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर शेयर्स के अंदर भी होता है ब्रोकर। ठीक है, जिस प्रकार से ज़मीन के एग्जाम्पल में हमने जाना कि ज़मीन को कोई खरीदने वाला होता है और कोई बेचने वाला होता है, लेकिन खरीदने वाला बेचने वाला को नहीं जानता है कि किसके पास से खरीदूं, और बेचने वाला खरीदने वाला को नहीं जानता है कि किसके पास बेचूं।
तो इसी का सॉल्यूशन लेकर आता है ब्रोकर, जो दोनों को मिलवाता है। तो अब यहाँ पर शेयर्स की बारी आई, तो शेयर्स के अंदर भी यहाँ पर तो कंपनीज ने यहाँ पर एनएससी पर लिस्ट कर दिया है कि चलो यहाँ पर एनएससी के अंदर हमारा या फिर बीएसई के अंदर हमारा कंपनी लिस्ट है, तो जिसको भी शेयर खरीदना होगा खरीदेगा। अब शेयर खरीदने के लिए हमें जाना होगा ब्रोकर के पास कि भाई शेयर हमारा खरीदवा दो। तो ब्रोकर यहाँ पर हमारा काम करेगा शेयर को खरीद बिक्री करने के लिए। ब्रोकर यहाँ पर अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ब्रोकर्स की कमी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग प्लान्स लेकर ब्रोकर्स हमारे लिए आते हैं, बहुत सारे लुभावने बातें किए जाते हैं। यहाँ पर लुभावनी बातें बहुत ज़्यादा हैं। देखो क्या करते हैं ब्रोकर्स, कुछ ब्रोकर्स के नाम बताता हूँ, जैसे एंजल वन, जीरोधा आपने नाम सुना होगा, ग्रो है, अपस्टॉक है, बहुत सारे मतलब ब्रोकर्स हैं। तो इनका यही काम होता है शेयर्स की खरीद बिक्री करवाना, और कुछ उसमें ब्रोकरेज लेते हैं जो कि कमीशन होता है। जो ज़मीन वाले पे हमने एग्जांपल देखा था, उसी प्रकार से ये ब्रोकर्स भी कुछ कमीशन लेते हैं शेयर्स की खरीद बिक्री करते वक्त। सभी का अलग अलग सिस्टम होता है, जो लोग अपना अपना डिस्काउंट या फिर ऑफर्स देना चाहें वो देते हैं, ठीक है। अब शेयर्स बाई एंड सेलिंग करने के लिए ब्रोकर्स के पास हमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो कहाँ जाना होगा? तो भाई अब पहले की तरह सिस्टम नहीं रही। पहले तो सभी चीज़ें फिजिकली होती थी, पेपर पर होती थी स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाई सेल। लेकिन अब डिजिटल युग आ गया, तो अब ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन शेयर्स भी बाई सेल होती है, और ऑनलाइन आपको ब्रोकर्स के पास भी जाना है। मतलब ऑनलाइन आपको डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है। अब सोच रहे हो कि भाई ये डीमैट क्या है? तो भाई देखो डीमैट में क्या होता है कि जो आप शेयर्स बाई करते हो उसका वो लॉकर है डीमैट अकाउंट, ठीक है। आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ एक एक करके। देखो यहाँ पर जो ब्रोकर है उस पर हमने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, जैसे जिसमें कोई भी हो गया, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जो भी है आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ब्रोकर से अकाउंट खुलवा सकते हो। और यहाँ पर ये लोग कुछ चार्जेस लेते हैं और कोई ब्रोकर चार्जेस नहीं लेते हैं। कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 250-300 रुपये का लेता है, तो कोई ईयरली एक ही बार ले लेता है, तो कोई फ्री यहाँ पर चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर्स का अलग अलग सिस्टम है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी लेते हैं, कोई फ्री अकाउंट ओपनिंग देते हैं। तो सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स जाए। तो यहाँ पर अभी उनकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ब्रोकर्स के पास जाकर हम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, और जो हमारा अकाउंट खुलता है वो खुलता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट हमारा यहाँ पर खुलता है, डीमैट अकाउंट एंड यहाँ पर एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये दोनों क्या है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग फिर से क्लीन कर देते हैं। ब्रोकर के माध्यम से हमारा ओपन होता है डीमैट अकाउंट, और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो डीमैट अकाउंट होता है वो हमारा होता है एक लॉकर, जिस प्रकार से आप अपने गहने जेवर संपत्ति धन जो भी है वो रखते हो लॉकर में, उसी प्रकार से शेयर्स को रखने के लिए होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो जब हम ब्रोकर्स पास जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है सारी चीज़ें, तो ब्रोकर से हम लोग जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें डीमैट के फॉर्म में एक लॉकर मिल जाता है, और उस लॉकर में जब शेयर्स हम खरीदते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में वो ऐड होते जाते हैं, ठीक है। कि टाटा मोटर्स का हमने 10 शेयर खरीदा, टाइटन 10 शेयर खरीदा, एशियन पेंट्स हमने खरीदा, HUL खरीदा, जो भी कंपनीज हमने खरीदा वो हमारे डीमैट अकाउंट्स में लॉकर के फॉर्म में रहते हैं, पड़े रहते हैं शेयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिससे हमें बाई सेल करनी होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा डीमैट अकाउंट कौन सा है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, बस आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन पर अकाउंट ओपन किया, ठीक है। तो उतना कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर बस इस प्रकार से होते रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा डीमैट अकाउंट कैसा है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कैसा है। और जहाँ पर आप लोग ब्रोकर के अंदर जैसे जीरोधा के अंदर अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पर डीमैट अकाउंट में आपका शेयर्स रहेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहा जाता है? जिससे मतलब आप शेयर्स को बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बाई और सेल जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है। अब ये दोनों आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे कि आपका डीमैट है या आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। जहाँ पर आप खरीदोगे जो भी शेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जीरोधा में अगर आप खरीदते हो तो आपको वहाँ पर होल्डिंग का ऑप्शन मिलेगा एक, ठीक है। होल्डिंग्स लिखा होगा,
और जो भी आपके शेयर्स होंगे वो आपको यहाँ पर होल्डिंग्स के अंदर देखने को मिलने लगेंगे। टाटा है, जो भी है, टाटा, रिलायंस या फिर बहुत सारी कंपनीज है। तो जितने भी कंपनीज आपने बाय कर रखा होगा और जितने भी शेयर्स खरीद रखा होगा वो सारे देखने को वहीं पर मिल जाएंगे। उस पर कितना परसेंटेज का रिटर्न बना है वो सारी चीज़ें वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे होल्डिंग के अंदर, कंपनी के सारी डिटेल्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। एंड एक और ऑप्शन आपको मिलेंगे उसके बगल में ही, पोजीशन, जो आप मतलब आज के आज बाय किए हो, ठीक है। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली भी वहाँ पर दिखती है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर ट्रेडिंग जो करते हो, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है एक दिन की, जो कि काफ़ी रिस्की होती है, उसकी भी पोजीशंस देखने को मिलती है यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन के अंदर। तो देखो, ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि किसी भी स्टॉक को खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग का मतलब रिस्क है, ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग आजकल होता क्या है कि लोग ट्रेडिंग का नाम से ही डर जाते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई स्टॉक को खरीदा जाता है तो वो भी ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग के भी कई सारे प्रकार हैं। ट्रेडिंग एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि पोजीशन बनाकर रखा जाता है लॉन्ग टर्म के तौर पे, और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे के अंदर होता क्या है कि इंट्राडे मतलब होता क्या है कि एक ही दिन में आपको कोई भी शेयर को बाय करके सेल करना है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, चाहे आपका फ़ायदा हो या फिर घाटा हो, इस प्रकार से होता है। तो अभी वो इंट्राडे के अंदर हम लोग नहीं बढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर आप सभी को इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताई जाएगी, मैं आपको ये क्लियरली बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वेल्थ क्रिएशन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए वेल्थ क्रिएशन करना मेरे ख्याल से तो यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार इंट्राडे ट्रेडिंग करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क की चीज़ है, ठीक है। और मेरी बातों को सुनकर आपको ये इंट्राडे ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट करने या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने नहीं चले जाना है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें डिस्कस की जा रही है। इनफैक्ट आपको किसी पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिना खुद से रिसर्च किए, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जब भी आप शेयर्स को बाई करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाते हैं। अब एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पर चांसेज कि जो आपके मतलब ब्रोकर्स हैं वो किसी कारणवश अगर बंद हो जाए तो क्या आपके शेयर्स खत्म हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। जो आपके शेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि इनके लिए भी एक और हमारी अथॉरिटी बनी हुई है जो कि इंडियन ही है। जिस प्रकार से सेबी और एनएससी इंडिया की एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर सेबी मतलब पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करके रखता है, कुछ भी गलत चीज़ें नहीं होने देता है। जिस प्रकार से हमने शेयर सब्जी बाजार वाले एग्जाम्पल में जाना था रेगुलेटरी, उसी प्रकार से सेबी रेगुलेट करता है इन सभी चीज़ों को। कोई भी कंपनी अगर कुछ भी गलत कर रही है तो सेबी उसके ऊपर एक्शन लेती है, ठीक है, पेनाल्टी करवा देती है। तो सेबी इन चीज़ों पर ध्यान देती है। एनएससी बीएससी तो आपने जान लिया, एक्सचेंज होते हैं जहाँ पर हम लोग पैसे देकर जिनके थ्रू ये बाय सेल करते हैं कंपनीज को, वहाँ पर कंपनीज लिस्ट होते हैं, आईपीओ लेकर आते हैं और ऐड हो जाते हैं कि एनएससी में हम लोग आ गए, हमें खरीद लो, ठीक है। सिंपल सी फीचर है एनएससी बीएससी में। और खरीदने के लिए हमें क्या ऑप्शन मिलता है? ब्रोकर्स के जरिए हम लोग खरीदते हैं एनएससी से। ब्रोकर्स के जरिए हम लोग खरीदते हैं एनएससी से स्टॉक, और एनएससी के अंदर कंपनीज लिस्ट होते हैं, ठीक है। और कंपनीज को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। पूरे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर ब्रोकर्स बंद हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इनके लिए भी एक सॉल्यूशन है, सीडीएसएल, ठीक है। एक और अब है यहाँ पर एनएसडीएल भी है, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी ये इसे कहा जाता है, ठीक है। तो सीडीएसएल में होता क्या है कि सीडीएसएल के माध्यम से हमारी जो ऑर्डर्स हैं वो लगते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिटरी होती है जिसके माध्यम से हमारी जो शेयर हैं वो खरीदाते हैं, और इसके अंदर हमारी जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन होती है, ठीक है। तो सीडीएसएल ये इंडियन मतलब कंपनी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। सीडीएसएल ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है। और एनएसडीएल भी लिस्टेड है, तो एनएसडीएल के थ्रू भी बाई होती है अब शेयर। पहले एनएसडीएल
उतना ज़्यादा नहीं चलते थे, लेकिन अब जो भी आप शेयर्स खरीदोगे या बेचोगे तो वो सीडीएसएल के थ्रू ही ज़्यादातर बाई सेल होती है, ठीक है। ये डिपॉजिटरी होती है, तो सीडीएसएल के अंदर हमारी जो डीमैट अकाउंट है उसमें शेयर्स हमारे रखे होते हैं। तो आप जब ब्रोकर्स बंद हो जाए तो आप एक फॉर्म देना होगा और जो भी लीगली प्रोसीजर होगा वो आपको कंप्लीट करके फॉर्म वगैरह भरकर अप्लाई करके आप अपने ब्रोकर्स को चेंज कर सकते हो, फिर दूसरे ब्रोकर्स में वही शेयर्स ऐड हो जाएंगे। तो सीडीएसएल के अंदर आपके जो डीमैट अकाउंट हैं वो खुले होते हैं और उसमें शेयर्स आपके सेफली रखे होते हैं। ब्रोकर्स बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब देखो, शेयर्स जब आप लोग खरीदते बेचते हो तो इसीलिए आपको कुछ चार्जेस भी लगते हैं, कुछ सीडीएसएल का भी थोड़ा बहुत चार्जेस लग जाता है, या फिर सेबी का 6 चार्ज लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो वो चार्जेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे हमने चार्जेस का एग्जांपल ये सब्जी वाले बाज़ार पर भी दिया था कि मतलब वो मेंटेनेंस के लिए लेता है, जो रेगुलेटरी है वो। तो यहाँ पर सेबी भी चार्ज लेता है और एनएससी का भी कुछ चार्ज बनता है, कुछ सीडीएसएल का भी चार्ज बनता है, ठीक है। एनएसडीएल से तो अभी कुछ खास मतलब बाइंग नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो डिपॉजिटरी का यूज है वो सीडीएसएल का ही यूज किया जाता है डिपॉजिटरी के रूप में। तो सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है शेयर्स को रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं वो सेफली रखे होते हैं एकदम मस्त यहाँ पर लॉकर में, और यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी जो ब्रोकर है वो बंद भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्टॉक मार्केट की एकदम ABCD समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कुछ भी दिक्कतें नहीं हुई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसी क्वेश्चन रही जिसके ऊपर अगर मुझे डिटेल्स में वीडियो बनाना पड़े तो मैं वीडियो बनाकर भी आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एक वीडियो में आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पूरी अच्छी तरह से मैं समझा पाया, ठीक है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें पूछनी है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और कुछ समझने को मिला, कुछ जानकारियाँ मिली, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैंने चीज़ें नहीं बताई हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी चाहिए या फिर खुद की रिसर्च करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।